देखो दो किस्म के करंट है हमारे पास, टाइप्स ऑफ करंट में जो मैं आपको बता रहा हूं। पहला जो करंट है उसे हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट। अब ये कन्वेंशनल करंट बेसिकली क्या चीज है, बड़ी आसान किस्म की बात है। देखिए हम जानते हैं कि एक बैटरी हमारे पास है और उस बैटरी के दो टर्मिनल है। एक टर्मिनल है हमारे पास है पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरा टर्मिनल है हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल। तो कन्वेंशनल करंट हम कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से चार्जेस फ्लो करते हुए जाएं कौन से टर्मिनल की तरफ, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो पॉजिटिव टर्मिनल से कौन से चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। सो पॉजिटिव चार्जेस का पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करना कन्वेंशनल करंट कहलाता है। दूसरा जो हमारे पास करंट है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन फ्लो, और कुछ लोग इसको इलेक्ट्रॉनिक करंट का नाम भी देते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉनिक करंट बेसिकली क्या होता है, जब डिस्कवरी होगी किसकी जनाब अली, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, तो हमें पता चला कि जो चार्ज फ्लो करता है वो बेसिकली नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन कहां से फ्लो करते हैं, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से फ्लो करते हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो इस डायरेक्शन में जो करंट है यही वो करंट है जो इस वक्त हमारी बिजली की तारों में भी आ रहा है, और यही वो करंट है जो कि रियल करंट है हमारे पास। तो नेगेटिव टर्मिनल से नेगेटिव चार्जेस, यानी नेगेटिव चार्जेस का मतलब है जिन्हें हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स कह रहे हैं। तो नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करना, ये हमारे पास कहलाता है इलेक्ट्रॉन फ्लो, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, बैटरी। सो देयर आर these are the two types of the current. Number one is conventional. कन्वेंशनल किसे कहते हैं, कन्वेंशनल उर्दू में कहते हैं रिवायती को, या जिसको हम कहते हैं ओल्ड मेथड। तो हुआ ये था कि शुरू में तो हम जाहिर सी बात है हमें ये पता है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है दैट इज एट हायर पोटेंशियल और नेगेटिव जो है वो लोअर पोटेंशियल है। तो हमारा कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से बिल्ड था कि जो चार्जेस हैं वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करते हैं। ऑब्वियस सी बात आपने देखा पानी कैसे फ्लो करता है, ज्यादा हाइट से कम हाइट की तरफ फ्लो करता है। तो चीजें जो फ्लो हैं वो करती हैं हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हवा कैसे फ्लो करती है, एयर जो फ्लो करती है वो हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया फ्लो करती है। तो इसलिए हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि जो चार्जेस हैं दे आर द पॉजिटिव चार्जेस, जैसे कि मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था कि हम जब भी चार्ज की बात करते हैं तो दैट इज द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सो पॉजिटिव चार्ज फ्लो करते हैं फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद हमें समझ में आ गया कि जो फ्लो करने वाली चीज है वो कौन है, वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके। तो ये दो टाइप के करंट है। अब सवाल ये है कि हम अपनी स्टडी में कौन से करंट की बात करेंगे, ये बहुत अहम बात है, याद रखिएगा। हम जब भी करंट की बात करेंगे वो हमेशा कन्वेंशनल करंट होगा। अब हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको कुछ कंफ्यूजन हो, आप ये बोलेंगे यार कन्वेंशनल करंट की क्यों बात कर रहे हैं जबकि एक्चुअल जो फ्लो करने वाला करंट है वो कौन सा है, वो इलेक्ट्रॉन फ्लो है। तो उसकी वजह ये कि शुरू से हमने जो थ्योरी डेवलप की है, जो तमाम बातें हमने अपनी थ्योरीज में लिखी पढ़ाई, वो हमने कन्वेंशनल करंट या पॉजिटिव चार्ज के ऊपर की है, इसलिए हम उसी को मेंटेन रखना चाहते हैं। ऑल्दो वी नो कि जो रियल करंट व्हिच इज फ्लोइंग इन द वायर्स इज इलेक्ट्रॉन फ्लो, इलेक्ट्रॉनिक करंट, बट all the symbols, all the flow of the current in the circuit will be represented by conventional current. इसलिए आप देखिएगा कि जो ओम्स लॉ है उस ओम्स लॉ के अंदर जब मैं करंट के फ्लो को शो करूंगा तो कहां से कहां शो करूंगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ शो करूंगा। देखिए जरा ओम लॉ की मैंने स्टेटमेंट लिखी है और ये स्टेटमेंट हमसे क्या कह रही है, ये स्टेटमेंट हमसे कह रही है कि सपोज करें कि अगर मेरे पास ये एक कंडक्टर है, एक ऐसा मटेरियल जिसमें से करंट क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है, और मैंने इस कंडक्टर को कनेक्ट किया हुआ है एक बैटरी के साथ, एक पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। तो जो छोटी लाइन होती है इसको हम माइनस में, जो बड़ी लाइन हम बनाते हैं इसको हम प्लस से इंडिकेट करते हैं। तो ये पॉजिटिव है टर्मिनल है बैटरी का, ये नेगेटिव टर्मिनल है, इसका मतलब जो वोल्टेजेस अप्लाई किए हो क्या है, V। तो जो हमने V वोल्टेजेस अप्लाई किए हैं, इन वोल्टेजेस की वजह से इस वायर में से जो करंट फ्लो कर रहा है, उस करंट, ये वो चार्जेस हैं जो कि इस वायर में से क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं।
तो ये इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सो ये कंडक्टर जिसमें से गुजरने वाला करंट आई है, ये इसमें से चार्जेस गुजर रहे हैं, तो इसको हम कह रहे हैं, चार्जेस के गुजरने को हमने पिछली क्लास में बात की थी, करंट कहते हैं, और जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया वो V है। ओहम साहब ने ये फरमाया कि किसी कंडक्टर में से गुजरने वाला जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वोल्टेजेस के। ये करंट कितना ज्यादा होगा, इट डिपेंड अपॉन दिस वोल्टेजेस। जितना आप वोल्टेजेस बढ़ाएंगे उतना ज्यादा करंट इस कंडक्टर में से क्या करेगा, फ्लो करेगा। क्या करंट हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेजेस के? तो ये बात ओम्स ने कुछ इस तरह एक्सप्लेन की, उसने कहा कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेजेस के। कब तक ये बात ट्रू रहेगी, कब तक ये बात दुरुस्त रहेगी? जब तक फिजिकल कंडीशन किसी कंडक्टर की क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। अगर जिस कंडक्टर में से करंट गुजर रहा है, करंट के गुजरने की वजह से उस कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन अगर चेंज हो गई तो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेजेस नहीं रहेगा। यह आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। सो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेजेस के उस वक्त तक जब तक करंट के गुजरने की वजह से जिस कंडक्टर में से करंट गुजर रहा है उसकी फिजिकल कंडीशन तब्दील ना हो। मैं फिजिकल कंडीशन के ऊपर बात कर लेता हूं, लेकिन याद रखिएगा फिजिकल कंडीशन की तब्दीली एक्चुअली उस मटेरियल की कौन सी प्रॉपर्टी के ऊपर असरअंदाज होती है, उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो हम इस तरह भी कह सकते हैं कि करंट के गुजरने की वजह से उस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस चेंज नहीं होनी चाहिए, और अगर करंट गुजरने की वजह से उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है, यानी फिजिकल कंडीशन चेंज होगी तो मतलब रेजिस्टेंस चेंज होगी, तब आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V नहीं रहेगा। सो ओम लॉ के लिए जो शर्त है वो शर्त बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड और बिल्कुल सीधी सी है। जब तक किसी तार में से किसी कंडक्टर में से करंट गुजर रहा है उसकी फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। फिजिकल कंडीशन के अंदर हम किन किन चीजों को लेते हैं? फिजिकल कंडीशन में हम लेते हैं जिस वायर में से, जिस कंडक्टर में से करंट गुजर रहा है उसकी लेंथ को हम लेते हैं, मतलब करंट के गुजरने की वजह से उसकी लेंथ कम या ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन जैसे मेरा मार्कर है तो इसकी जो थिकनेस है वो थिकनेस क्या कहलाती है? क्रॉस सेक्शनल एरिया कहलाती है। मतलब तार की जो मोटाई है, ये जो मोटाई है इसको हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो करंट गुजरने की वजह से जो वायर है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज नहीं होना चाहिए। फिजिकल कंडीशन में हम लेते हैं टेम्परेचर को, कि वायर में से जब करंट गुजर रहा है तो करंट गुजरने की वजह से उस वायर का टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। जबकि हम ये देखते हैं जैसा आपने पीले रंग की रोशनी देने वाला जो बल्ब होता है वो आपने देखा होगा, जिसे हम टंगस्टन फिलामेंट बल्ब कहते हैं, उसमें से जब करंट गुजरता है वो बहुत ज्यादा हीट अप हो जाता है, जो येलो कलर की लाइट दे रहा होता है। फिजिकल कंडीशन के अंदर हम लोग नेचर ऑफ द मटेरियल, यानी जो मटेरियल जो कंडक्टर है वो जिस मटेरियल का बना वो चेंज नहीं होना चाहिए। इस बात का मतलब कुछ इस तरीके से आप समझिएगा कि देखें ऐसा होता है ना कि हमारे घरों में जो वायरिंग हमने की हुई है वो कॉपर की नॉर्मली हम लोग करते हैं, हम अच्छे से अच्छा तार इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जैसे कराची की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कराची के अंदर हमें जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा रही है वो जो इदारा हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है उन्होंने जो जिन वायर्स के जरिए ये इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास आती है वो एल्यूमिनियम की वायर्स हैं, जिसे हम आमतौर पर कहते हैं कि सिल्वर की तार है, ठीक है। तो वो एल्यूमिनियम की वायर्स हैं, वो डिफरेंट वायर हैं। तो उनमें से जो करंट आ रहा है तो करंट पहले एल्यूमिनियम की वायर में से आ रहा है, और उसके बाद जब हमारे घरों में आता है तो उस करंट को कौन से मटेरियल का सामना करना पड़ता है? कॉपर का। तो इसका मतलब है चेंज ऑफ मटेरियल हुआ। तो मैं कह रहा हूं कि जब करंट किसी वायर में से गुजर रहा है तो उस वायर में चेंज ऑफ मटेरियल नहीं होना चाहिए कि जिस कंडक्टर में करंट गुजर रहा है वहां पहले मटेरियल कुछ और है और जब करंट थोड़ा सा आगे पहुंचा तो वहां पे मटेरियल कुछ और, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसे हो रहा है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहता। तो याद रखिएगा ये जो मैंने तमाम फिजिकल कंडीशन बताई है, लेंथ बताई है, इसको हम तफसीली पढ़ेंगे। लेंथ मैंने बताई है, क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने बताया है, टेम्परेचर मैंने बताया है, नेचर ऑफ द मटेरियल मैंने आपको जो बताया हुआ है, ये तमाम वो फैक्टर्स हैं, ये तमाम वो फिजिकल कंडीशंस हैं जो कि किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस के ऊपर डायरेक्टली असरअंदाज होती हैं। यानी इनके तब्दील होने की वजह से जो कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। और यही बात है जो कि हम अपने लॉ में कह रहा है कि ये तमाम चीजें करंट के गुजरने की वजह से चेंज नहीं होनी चाहिए। मेरा ख्याल है बात आप समझ में आ गई होगी। अगर ये सब चीजें कांस्टेंट रहती हैं
तो याद रखिएगा I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा V के, बी केयरफुल। ओके, सो जनाब अब हमने प्रोपोर्शनलिटी ढाई, तो हमने इज इक्वल टू का साइन लगाया और यहाँ पे कांस्टेंट जो है वो हमने K यूज किया और साथ में V। अब ये K क्या है, इस K को हम कहते हैं कि दिस इज दी कंडक्टेंस, ये कंडक्टेंस है एंड इट्स SI यूनिट। इसका जो SI यूनिट है अब जो हम इस्तेमाल करते हैं वो सीमेंस है, और एक पुराना यूनिट इस्तेमाल होता था MHO, उसको मो पढ़ते थे। तो ये MHO मो कौन सा यूनिट है, इसके बारे में थोड़ी देर में मैं आपसे बात करता हूं। अच्छा, आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि देखिए जब हम कहते हैं कि रोशनी ज्यादा है तो इसका मतलब है अंधेरा कम है, और जब हम कहते हैं कि अंधेरा ज्यादा है तो मतलब है रोशनी कम है। तो रोशनी या अंधेरा ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो हम एक की मदद से दूसरे के बारे में बात कर सकते हैं। मतलब अगर कहीं रोशनी ज्यादा हो तो मैं बजाय ये बोलने की रोशनी ज्यादा है, मैं ये भी तो कह सकता हूं कि अंधेरा कम है। इसी तरीके से एक चीज है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का मतलब है कि कितना आसानी के साथ करंट फ्लो कर रहा है। ये जो K कंडक्टेंस है, इस कंडक्टेंस का मतलब है कि किसी मटेरियल की कंडक्टेंस का मतलब ये होता है कि उस मटेरियल में से जब चार्जेस फ्लो कर रहे हैं तो उन चार्जेस को फ्लो में कितनी आसानी है, दिस इज कॉल्ड द कंडक्टेंस। लेकिन हम ये बात जानते हैं कि एक्चुअली जब चार्जेस किसी मटेरियल में से फ्लो करते हैं तो ये ज्यादा अहम बात नहीं है कि वो कितनी आसानी से फ्लो कर रहे हैं, बल्कि ज्यादा अहम बात ये है कि उनको कौन सी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी क्राउडेड एरिया में से गुजर रहे हैं तो मेरे लिए ये बहुत ज्यादा अहम है कि उस क्राउडेड एरिया में आपको कितनी रेजिस्टेंस, कितनी ऑपोजिशन का सामना करना पड़ रहा है गुजरते हुए। तो हम कंडक्टेंस से ज्यादा जिस चीज के ऊपर फोकस करने जा रहे हैं वो है मटेरियल की रेजिस्टेंस, यानी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी कि जब उसमें से चार्जेस फ्लो करे तो उन चार्जेस को दुश्वारी पेश आए, मुश्किल पेश आए कंडक्टर में से गुजरने में। तो हम ये कहते हैं कि जो रेजिस्टेंस है या हम रेजिस्टेंस जो है वो और कंडक्टेंस ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, यानी R किसके इनवर्स है, 1/K के, या हम ये कह सकते हैं कि K किसके बराबर है, 1/R के बराबर है। सही है कि कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस एक दूसरे के इनवर्स है। अब अगर ये बात ठीक है तो मैं इसमें यहां पर इस इक्वेशन में I इज इक्वल टू इस K की जगह पर क्या पुट कर सकता हूं, 1/R, और साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है मेरे पास, V मल्टीप्लाई हो रहा है। ये R डिवाइड इक्वेशन को दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो IR किसके बराबर आ गया हमारे पास, V के, या हम इसको लिखते हैं V इज इक्वल टू IR। ये हमारे पास कहलाता है ओम्स लॉ। इसमें R हमारे पास क्या है, R हमारे पास है रेजिस्टेंस, और ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस क्या होती है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि बेसिकली ये जो R है अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो I मल्टीप्लाई वहां जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो V/I। अब हम जानते हैं V वोल्टेजेस है, और वोल्टेजेस को हम किस में नापते हैं, किस में मेजर करते हैं, वोल्ट्स के अंदर, और करंट को किस में हम मेजर करते हैं, एम्पियर के अंदर मेजर करते हैं। तो याद रखिएगा जब भी वोल्ट को एम्पियर से हम डिवाइड करते हैं तो R का जो यूनिट है वो हमारे पास बनता है ओम, और इस ओम को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से जिसको हम ओमेगा कहते हैं। तो दिस इज द सिंबल फॉर द रेजिस्टेंस ओम। ओम की जो यूनिट है उसके लिए हम बेसिकली इस सिंबल को यूज करते हैं। तो रेजिस्टेंस का यूनिट हमारे पास क्या आया, ओम आया। और अगर आप इस यूनिट को रिवर्स उल्टा कर लें, यानी OHM ओम को उल्टा पढ़े यानी MHO, तो ये बन गया MHO मो। तो मैंने इसलिए बोला था कि कंडक्टेंस का यूनिट जो है वो रेजिस्टेंस का, क्योंकि कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस एक दूसरे के इनवर्स है ना, तो रेजिस्टेंस का यूनिट अगर ओम है तो इसको हमने उल्टा पढ़ लिया, MHO मो पढ़ लिया, ये यूनिट हमने कंडक्टेंस का बना दिया। ओके, मेरा ख्याल ये आसान सी बात है। यहां से हमारे पास ये रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई V/I, और ये हमारे पास जो लॉ है V/IR, ये हमारे पास कहलाता है ओह्म्स लॉ। ठीक है, अब ओह्म लॉ के अंदर ओह्म लॉ का ग्राफ एक बहुत अहम चीज है, और वो ग्राफ क्या है, हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं कि एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और एक हमारे पास ये वर्टिकल एक्सिस है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर हम वोल्टेजेस की वैल्यू लेते हैं और वर्टिकल एक्सिस के ऊपर हम करंट यानी I की वैल्यू लेते हैं। ओह्म लॉ का ग्राफ याद रखिएगा कि स्ट्रेट लाइन आता है। अब ये कुछ बातें बताता है, मिसाल के तौर पे ये जो ग्राफ है हमारे पास, ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जब कभी भी व्हेन V की वैल्यू 0 होगी तो दिस इंप्लाइज दैट I भी हमेशा क्या होगा, 0 होगा। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि वोल्टेज 0 हो तो करंट की कोई ना कोई वैल्यू हो,
कहने का मतलब यह है कि चार्जेस का फ्लो किसी एक डायरेक्शन में, जिसको हमने कहा था कि नेट फ्लो ऑफ चार्ज, जिसको हम करंट कहते हैं, मैं उस करंट की बात कर रहा हूं, प्लीज बी केयरफुल, यानी वो करंट जो कि बिकॉज ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्रिएट होता है। ओके, तो जो नेट फ्लो ऑफ द चार्जेस है वो उस वक्त होगा जब हमारे पास वोल्टेजेस होंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम कहें कि वोल्टेजेस जीरो है तो करंट की वैल्यू है। नो, व्हेन द वोल्टेज इज जीरो करंट इज जीरो, दिस इज द सिंपल स्टोरी। ओके, हमेशा याद रखिएगा। दूसरी बात, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन किस बात को रिप्रेजेंट करता है? ये स्ट्रेट लाइन इस बात को रिप्रेजेंट करता है, ये मैं लिख देता हूं कि स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है, दिस इंप्लाइज दैट कि I प्रोपोर्शनल है V के, कि करंट और वोल्टेजेस दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए स्ट्रेट लाइन आया। हाँ, ये बात भी साथ में याद रखने की है कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V के क्यों है? इसलिए है कि मैंने कहा था कि फिजिकल कंडीशन यानी रेजिस्टेंस क्या रहनी चाहिए? कांस्टेंट। तो हम ये कहते हैं कि ओम लॉ में ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन है उसकी वजह यह है कि जो फिजिकल कंडीशन है, यानी करंट जब किसी कंडक्टर में से गुजर रहा है तो उस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट जब तक रहेगी, ये ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन रहेगा। ओके, और ये हम देखते हैं जब हम टंगस्टन फिलामेंट बल्ब, वो जो येलो रंग की जो लाइट देता है बल्ब, उसमें हम देखते हैं कि जब वो उस बल्ब को हम थोड़ा सा ज्यादा तेज ऑन करते हैं तो जब वो उसका फिलामेंट बिल्कुल ग्लो करने लगता है तो उसकी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि वो बल्ब जो रोशनी प्रोड्यूस कर रहा है वो थर्मियोनिक इमिशन के ऊपर कर रहा है। मतलब वो जो टंगस्टन का फिलामेंट अंदर लगा है वो गर्म हो जाता है, और गर्म होकर वो ग्लो करता है, और वो ग्लो करता है तो हमें लाइट मिलती है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब वो गर्म हो रहा है तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है। एंड कीप इन योर माइंड, उसका टेम्परेचर कोई जब वो ग्लो कर रहा होता है, उसका बल्ब का, पीले रंग की रोशनी देने वाले बल्ब का जो टेम्परेचर है वो 2300 डिग्री सेल्सियस यानी 2300 डिग्री सेल्सियस की रेंज में पहुंचा होता है। सो दैट इज अ वेरी हाई टेम्परेचर। सो ऑब्वियसली बात है कि टेम्परेचर जब इतना ज्यादा वेरी कर रहा है तो रेजिस्टेंस भी ऑब्वियसली बहुत ज्यादा चेंज होगी। तो हम देखते हैं वो जैसे ही हम टंगस्टन फिलामेंट के लिए कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो जब तक टंगस्टन फिलामेंट का जो फिलामेंट है वो ग्लो नहीं करता उस वक्त तक तो स्ट्रेट लाइन रहता है, लेकिन जैसे ही फिलामेंट ग्लो करता है, जैसे टेम्परेचर चेंज होता है, ये ग्राफ क्या होना शुरू होता है? कर्व होना शुरू होता है। तो इस ग्राफ के कर्व होने का मतलब है कि नाउ I is no more directly proportional to voltages, यानी करंट और वोल्टेजेस एक दूसरे के अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहे हैं। ठीक है, मतलब कि रेजिस्टेंस जो है वो जो कांस्टेंट रेजिस्टेंस थी, तो वो जो कांस्टेंट रेजिस्टेंस वेरी कर रही है, उसकी वजह से अब जो ग्राफ है क्या हो गया? कर्व हो गया। सो ये ग्राफ क्यों स्ट्रेट लाइन है? बिकॉज द फिजिकल कंडीशन, बिकॉज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज कांस्टेंट, बिकॉज के I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अगली जो अहम चीज ये ग्राफ बताता है, उसे हम किसी भी ग्राफ का जो होता है ना वो स्लोप कहते हैं। तो किसी भी ग्राफ का स्लोप, या जैसे मैथमेटिक्स वाले कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? ग्रेडियंट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो ग्रेडियंट कहलाएं या स्लोप कहलाएं, ये बेसिकली क्या चीज होती है? देखिए, आप ग्राफ पे कोई भी पॉइंट बना लें, ठीक है, उस पॉइंट की वर्टिकल वैल्यू उस पॉइंट की हॉरिजॉन्टल वैल्यू से डिवाइड कर दें। ये एरो मैंने इसलिए बनाया ताकि आपको वैल्यू बता सकूं। तो इस पॉइंट की ये कौन सी वैल्यू है? वर्टिकल वैल्यू है I, और इस पॉइंट की ये कौन सी वैल्यू है? हॉरिजॉन्टल वैल्यू है V। तो I अपॉन V किसके बराबर होता है? अगर आप यहां पर आ जाए, इसके पास आ जाए इस इक्वेशन में, तो देखिए ये V जो है ये K के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये V वहां जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब V यहां जाकर डिवाइड हो गया तो क्या बचा? K बचा। तो इसका मतलब अच्छी तरीके से अपने ध्यान में रखिएगा कि जो ओम लॉ का ग्राफ है, ग्राफ का जो स्लोप है या ग्रेडियंट है, आपको किसकी वैल्यू देता है? कंडक्टेंस की वैल्यू देता है। बी केयरफुल। अगर किसी एमसीक्यू में हम आपसे पूछें कि जो ओम लॉ का जो ग्राफ है उसका जो स्लोप है, उसका जो ग्रेडियंट है, वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के इक्वल है, तो योर आंसर विल बी कंडक्टेंस। हाँ, अगर मैं सवाल ऐसे पूछूं कि ओम लॉ के ग्राफ का जो स्लोप या ग्रेडियंट है उसका इनवर्स, स्लोप का इनवर्स, ग्रेडियंट का इनवर्स, तो इसका मतलब है मैं आपसे कंडक्टेंस का इनवर्स पूछ रहा हूं ना, क्योंकि स्लोप किसके बराबर है? कंडक्टेंस के बराबर है। तो स्लोप के इनवर्स का मतलब है कंडक्टेंस का इनवर्स, तो कंडक्टेंस के इनवर्स का मतलब है कंडक्टेंस का इनवर्स, यानी 1 अपॉन कंडक्टेंस किसके बराबर होगा? हमेशा रेजिस्टेंस के बराबर होगा। तो ओम लॉ के ग्राफ का स्लोप कंडक्टेंस, ओम लॉ के ग्राफ के स्लोप का इनवर्स रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। ओके, ये सारी बातें थी हमारे पास किससे मुताल्लिक थी? ओम लॉ से मुताल्लिक थी।
तो अब आपको शायद इसके एंड में ये सामना करना पड़ रहा हो कि यार टेम्परेचर तो एक वो चीज है कि हम अपने मोबाइल को चार्ज पे लगाते हैं तो मोबाइल का चार्जर भी गर्म हो जाता है, हम लैपटॉप यूज करते हैं वो भी गर्म हो जाता है, तो हर वो चीज जिसमें से करंट गुजर रहा है वो हीट अप तो होती है. सो कैन बी अप्लाई Ohm's law? सो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग वी कैन नॉट अप्लाई Ohm's law. तो कुछ ऐसी डिवाइसेस यानी बहुत ही खास किस्म की चीदा किस्म की यानी बहुत ही खास किस्म की डिवाइसेस होंगी जिनके ऊपर हम Ohm's law को अप्लाई करेंगे जिसमें से करंट गुजरते हुए सिग्निफिकेंटली टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा. उन डिवाइसेस को हम कहते हैं ओहमिक डिवाइसेस. तो इसका मतलब है क्या Ohm's law हमारे प्रैक्टिकली किसी काम का नहीं? द आंसर इज नो, हमारे बहुत काम का है. Ohm's law हमारे प्रैक्टिकली बहुत काम का है. अब हम कैसे यूज करते हैं? अब हम Ohm's law को टुकड़ों में यूज करते हैं. मिसाल के तौर पे 25 से 27 ये वो टेम्परेचर है जिस 2 डिग्री या 1 डिग्री 25 से 26 लगा लो 1 डिग्री या 2 डिग्री टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस में कोई खास वेरिएशन नहीं आ रही. तो अगर इतने छोटे टेम्परेचर रेंज के अंदर कोई खास वेरिएशन नहीं आ रही तो हम इस 25 से 26 यानी इस 1 डिग्री के ऊपर Ohm's law अप्लाई करके अपनी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं. उसके बाद फर्स्ट करें टेम्परेचर चेंज होकर 30 पे पहुंच गया तो 30, 31 इन दो टेम्परेचर की वैल्यूज के ऊपर हम अलग से Ohm's law को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो हम Ohm's law को मुख्तलिफ टुकड़ों में कैलकुलेट कर सकते हैं. मतलब अगर मैं कहूं कि इंजीनियरिंग अप्रोच हम यूज करें, ठीक है, फिजिक्स की तो जो साइंटिफिक अप्रोच है वो तो सीधी सी है कि रेजिस्टेंस चेंज हो रही है, यू कैन नॉट अप्लाई Ohm's law बिकॉज़ के I प्रोपोर्शनल टू V नहीं रहेगा. बट इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स, इंजीनियरिंग माइंड से यानी टेक्निकल माइंड को अगर हम यूज करें सो वी कैन अप्लाई Ohm's law ऑन एवरी डिवाइस. हाउ वी कैन अप्लाई Ohm's law ऑन एवरी डिवाइस? कि उस डिवाइस का उस वक्त टेम्परेचर क्या है उस टेम्परेचर पे अप्लाई कर दो, जिस रेंज के अंदर मटेरियल चेंज नहीं हो रहा उस रेंज पे अप्लाई कर दो, जिस रेंज के अंदर लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज नहीं हो रहा उस रेंज पे अप्लाई करके आप बहुत कामयाबी के साथ Ohm's law को अप्लाई कर सकते हैं.